हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो यार, इस चैप्टर के अंदर सीबीएसई ने काफ़ी चीज़ें डिडक्ट कर दी है, तो बहुत छोटा सा ये चैप्टर हो गया है, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको ये चैप्टर पूरा ही कवर कराऊंगी। क्या होता है, बीच बीच में हम लोग चीज़ों को छोड़ छोड़ के प्रिपेयर करते हैं, तो एक कनेक्टिविटी ब्रेक होती है, एक लिंक ब्रेक होता है, प्लस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यहाँ पर ये चैप्टर पूरा ही तैयार करेंगे, पर मैं आपको मेंशन कर दूंगी कि कौन कौन सी चीजें इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करनी है। तो आपकी इच्छा है पूरा करना हो पूरा करना, टॉपिक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप चाहो तो आप सिर्फ वही टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें तैयार क्या करना है। तो भाई, इस चैप्टर में हमें 4 चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, देन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड देन मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग ये फर्स्ट टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब भाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम लोग क्या क्या तैयार करेंगे, हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करी जाती है, फॉरेन करेंसी की हम लोग क्यों डिमांड करते हैं, उसकी सप्लाई कहाँ से आती है, और साथ ही एक छोटा सा टॉपिक डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये पूरा आपको प्रिपेयर करना है, ये पूरा आपके सिलेबस के अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। भाई, हमारी करेंसी क्या है, हमारी करेंसी क्या है, रुपीज है, ठीक है। तो रुपी के अलावा और जितनी भी करेंसी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी ही करेंसीज हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। हमारी खुद की करेंसी के अलावा, इंडियन रुपी के अलावा यूएस डॉलर, पाउंड्स ले लो, यूरो ले लो, धर्म ले लो, जितनी भी करेंसीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो सारी ही करेंसी हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज, जितनी भी करेंसीज हैं अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, हमारी खुद की करेंसी के अलावा, हमारे खुद के इंडियन रुपी के अलावा दुनिया में जितनी भी करेंसीज एग्जिस्ट करती है, उन सब करेंसीज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश के पाउंड्स, यूरो एसेट्रा। अब बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं हम लोग। सपोज आपको मार्केट से एक चॉकलेट परचेज करनी है। भाई, एक चॉकलेट परचेज करने के लिए आपने 10 रुपीज पे करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पेन परचेज करना है, एक पेन परचेज करने के लिए आपने ₹5 पे करे। आपको एक नोटबुक परचेज करनी है, कॉपी परचेज करनी है, तो आपने ₹30 पे करे। तो भाई, कुछ भी चीज खरीदने के लिए आपको कोई ना कोई अमाउंट क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मुझे एक यूएस डॉलर खरीदना है, तो भाई ये 1 यूएस डॉलर खरीदने के लिए मैं कितने रुपए पे करूंगी, तो भाई आज की डेट में मैं ₹74 पे करूंगी। मतलब एक यूएस डॉलर अगर मुझे परचेज करना है तो मुझे 74 रुपीज देने पड़ेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि भाई, कोई भी दूसरी करेंसी पाने के लिए हमें खुद की कितनी करेंसी देनी पड़ेगी, इस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इट इज द रेट, रेट मतलब प्राइस, at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency। कि भाई, कोई दूसरी करेंसी पाने के लिए हमें खुद की कितनी करेंसी देनी पड़ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि एक यूएस डॉलर अगर हमारे पास में आए, एक यूएस डॉलर को पाने के लिए मुझे कितने इंडियन रुपीज देने पड़े, 74 रुपीज देने पड़े, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ₹74 आर पेड, 74 रुपीज हमें देने पड़ेंगे एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब भाई देखिए, यहाँ पर हम लोग हमारे ₹74 को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यूएस डॉलर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 यूएस डॉलर रेशियो ₹74, कि भाई एक यूएस डॉलर किसके बराबर है, 74 इंडियन रुपीज के बराबर है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्योंकि यहाँ पर हम हमारी डोमेस्टिक करेंसी को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरी कंट्री की करेंसी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। हमारी खुद की करेंसी के अलावा दुनिया में जितनी भी करेंसीज एग्जिस्ट करती है, वो सब हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। फिर बात आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। भाई, दूसरी करेंसी को पाने के लिए हमने खुद की कितनी करेंसी दी, कितने में एक्सचेंज करा हमने, $1 आने के लिए हम लोगों ने कितने
इंडियन रुपीज दिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग देखेंगे कि भाई हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए होती है, प्लस ये फॉरेन करेंसी हमारे पास में कहाँ से आती है, सप्लाई कहाँ से हो रही है। सो लेट्स डिस्कस। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। भाई जब भी मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं तो मैं एक साथ डॉलर, पाउंड, यूरो इतना सारा बोलूंगी, आप लोग कंफ्यूज हो गए। जब भी मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं मैं यूएस डॉलर बोल दूंगी, आप लोग समझ जाना। मतलब हम लोग यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर किसको मान के चल रहे हैं, यूएस डॉलर को, ठीक है। तो व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, मतलब भाई हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें किसी दूसरे देश की करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी यूएस डॉलर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों पड़ती होगी हमें यूएस डॉलर की जरूरत, वही डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इम्पोर्ट्स। भाई अगर मुझे यूएसए से कुछ इम्पोर्ट करना है, मतलब मुझे वहां से लैपटॉप खरीदना है, मुझे वहां से फोन खरीदना है, कोई भी चीज मुझे खरीदनी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज मैं यूएसए से खरीद रही हूँ तो भाई मैं वहां की करेंसी में ही उन्हें पे करूंगी ना। अगर मैं यूएसए से कुछ खरीद रही हूँ तो मैं उन्हें पेमेंट भी किसमें करूंगी, यूएस डॉलर्स के अंदर। ये डॉलर का साइन होता है, मैं पेमेंट किसमें करूंगी, यूएस डॉलर्स के अंदर। तो इंपोर्ट्स करते टाइम फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी दूसरे देश से आप कोई चीज खरीद रहे हो, अगर मैं यूएसए से कोई चीज खरीद रही हूँ तो मैं पेमेंट भी किसके अंदर करूंगी, यूएस डॉलर्स के अंदर। तो इंपोर्ट करने के लिए मुझे फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है, मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। सेकेंड है पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। भाई पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स का क्या मतलब क्या है, सपोज हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया ने यूएसए से लोन ले रखा है, इंडिया ने यूएसए से क्या ले रखा है, लोन। अब इंडिया को ये लोन चुकाना है, रीपे करना है, रीपेमेंट करनी है, इसकी चुकाना है। तो भाई चुकाने के लिए अगर वो यूएसए का लोन चुका रहा है तो ऑब्वियस ही बात है इंडियन रुपी में तो चुकाएगा नहीं, किस में चुकाएगा, यूएस डॉलर्स के अंदर। तो जब हमने कोई लोन ले रखा है, वो लोन हमें चुकाना है, रिटर्न करना है, और जिस देश को हमें रिटर्न करना है हमें उस देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने अगर यूएसए से लोन ले रखा है तो मुझे यूएसए को चुकाना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, यूएस डॉलर्स की। तो यहाँ पर भी हम फॉरेन करेंसी की क्या करें, डिमांड करें, फॉरेन करेंसी की हमें जरूरत है, डिमांड मतलब जरूरत। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। अब भाई मान लो हमारी कंट्री है इंडिया, और इंडिया किसी दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, इंडिया यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, यूएसए की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, या फिर यूएसए के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, कोई प्लॉट खरीद रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडियन रुपी में तो नहीं खरीदेगी, यूएसए के अंदर तो इंडियन रुपी चलता ही नहीं है। तो यूएस डॉलर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन यूएसए। अगर इंडिया को यूएसए से कुछ खरीदना है तो उसको यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। बिल्कुल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कौन से ट्रांसफर्स होते हैं, ये वो ट्रांसफर्स होते हैं जो वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं किसी से गुड्स ले रही हूँ तो मैं रिटर्न में क्या करूंगी, उस पर्सन को पे करूंगी, यही होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रांसफर हो रहा है, उधर से गुड्स आ रहे हैं तो इधर पैसा जा रहा है। बट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब एक तरफ से ही कुछ ना कुछ आता है, दूसरी तरफ से कुछ जाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को ग्रांट्स दिए, डोनेशंस दिए, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी को डोनेशन वगैरह दे रहे हो तो आप सिर्फ दे रहे हो, आपके पास में रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा। तो अगर हम किसी दूसरे देश को डोनेशंस दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग श्रीलंका को कुछ ग्रांट्स दे रहे हैं, कुछ डोनेशंस दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम हमारी करेंसी में नहीं दे सकते, हमें दूसरे देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। हम यूएसए को किसी तरह का कोई डोनेशन दे रहे हैं, भाई वहां पर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तो हम यूएसए को क्या दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। अब डोनेशन देने के लिए हमें यूएसए की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर इंडियन रुपी किसी काम का नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें दूसरे देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टूरिज्म। ऑब्वियस है, देखा है आपने, डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। मान लीजिए हम लोग यूएसए घूमने जाते हैं, तो भाई घूमने गए हैं तो हम वहां पर चीजें खरीदेंगे, वहां पर खाना खाएंगे, तो हम लोग यहाँ की करेंसी में तो कुछ परचेज नहीं कर सकते, हमें वहां जाकर तो वहां की करेंसी की जरूरत पड़ेगी ना। हालांकि हम लोग एयरपोर्ट वगैरह पर चेंज करवा लेते हैं। तो भाई दूसरे देश के अंदर अगर आप टूरिस्ट बन के गए हो, फॉर टूरिज्म गए हो, तो वहां पे जाके खाना खा रहे हो, होटल्स में रह रहे हो, तो जितना भी आप पे करोगे उसके लिए आपको दूसरे देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इनकम, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मान लीजिए मैंने यूएसए से कुछ सर्विसेज ली, वो भी कौन सी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में आती है लैंड की सर्विसेज, लेबर, कैपिटल और
एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज, ये 4 सर्विसेज जो 4 हमारे फैक्टर्स और प्रोडक्शन है। तो ये फैक्टर सर्विसेज जब मैंने ली तो मैं लैंड के लिए क्या दूंगी, रेंट दूंगी, लेबर को सैलरी या वेजेस, किसी बाहर के यूएसए वाले बंदे ने मेरे बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो उसे इंटरेस्ट, और अगर वो मेरे बिजनेस का एंटरप्रेन्योर है तो उसे प्रॉफिट। तो भाई अगर आप कहीं से फैक्टर सर्विसेज लेते हो, किसी दूसरे देश से फैक्टर सर्विसेज ले रहे हो, तो दूसरे देश को भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उसी देश की करेंसी के अंदर। और लास्ट है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। भाई स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग करेंसी के अंदर सट्टा लगाते हैं। सट्टा इन द सेंस, मान लीजिए कुछ लोगों का बिजनेस होता है, वो क्या करते हैं कि जब कोई करेंसी सस्ती होती है, मान लीजिए यूएस डॉलर सस्ता है, तो सस्ता है तो उसे बहुत सारा खरीद के रख लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और फिर जब वही यूएस डॉलर महंगा हो जाता है तो उसके मार्केट में बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी 1 यूएस डॉलर मिल रहा है ₹70 का, तो ये उसे खरीद के रख लेंगे। जब यही यूएस डॉलर मार्केट के अंदर 80 रुपीज का हो जाएगा तब ये लोग उसे क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? तो इस तरह की एक्टिविटीज को बोला जाता है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। हमें फॉरेन करेंसी में बोलूंगी मतलब मैं यूएस डॉलर बोल रही हूँ, आप समझ जाना। ये सारी चीजें करने के लिए मुझे यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गई हमारी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब हम लोग देख लेते हैं सप्लाई कहां से होती है, हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आ कहां से रहा है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि भाई डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में हमने देखा कि हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें यूएस डॉलर की जरूरत क्यों पड़ रही है। बट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारे पास में वो फॉरेन करेंसी कहां से आ रही है, किन किन सोर्सेज से हमारे पास में दूसरे देशों की करेंसी आ रही है। तो फर्स्ट है एक्सपोर्ट। भाई आपने एक्सपोर्ट करा, आपने खुद के गुड्स दूसरे देश में बेचे। अगर मैं मेरे यहाँ के गुड्स, मेरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कह लो, मेरे स्पाइसेस, अपने देश के स्पाइसेस कह लो, अपने देश के कुछ ऑयल सीड्स कह लो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यूएसए के अंदर कोई चीज भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास में यूएसए की करेंसी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो जब हम हमारे गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में दूसरे देश की करेंसी आती है। तो ये हो गया कि हमारे पास में कहाँ से सप्लाई हो रही है, कहाँ से फॉरेन करेंसी आ रही है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई यूएसए की कोई कंपनी है, उसने इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इंडिया की किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, इंडिया के अंदर कोई मशीनरी खरीदी, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई बिल्डिंग खरीद ली। तो व्हेन अ फॉरेन कंट्री मेक्स इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, जब कोई दूसरा देश हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो दूसरा देश अपने साथ में क्या लेकर आता है, अपनी करेंसी लेकर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, यूएस डॉलर। थर्ड है टूरिज्म। टूरिज्म आपने देखा ही होगा, हमारे यहाँ पर कितने सारे टूरिस्ट आते हैं अपने हॉलीडेज वगैरह स्पेंड करने के लिए। अब वो जब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो खुद की करेंसी भी अपने साथ में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे पास में, आप मान लीजिए दुबई से ले आ रहे हैं, तो जब वो दुबई से आते हैं तो वो अपनी करेंसी लेकर आते हैं। हालांकि एयरपोर्ट पे वो चेंज करवा लेते हैं, बट एयरपोर्ट पे चेंज कराने तो हमारे देश में तो दूसरे देश की करेंसी आ ही गई ना, हमारी कंट्री में तो दूसरी कंट्री की करेंसी आ ही गई। तो इस तरह से क्या होता है, जब कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो हमारे पास में दूसरी कंट्री की करेंसी आती है। नेक्स्ट है लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। भाई हमने किसी और कंट्री से लोन लिया, हमारी कंडीशन खराब थी, मान लीजिए हमारे पास में पैसे की अवेलेबिलिटी कम थी, गवर्नमेंट जो थी वो डेफिसिट में जा रही थी, गवर्नमेंट ने क्या करा, यूएसए से लोन लिया। अब जब गवर्नमेंट यूएसए से लोन ले रही है तो यूएसए गवर्नमेंट को कौन सी करेंसी में लोन देगा, यूएस डॉलर्स के अंदर, वो अपनी ही करेंसी में देगा। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम यूएसए मीन्स इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स। तो जब हम किसी दूसरी कंट्री से लोन लेते हैं तो हमारे पास में उस कंट्री की करेंसी आती है। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह से हम दूसरे देशों को ग्रांट्स और डोनेशंस दे रहे थे, हम श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अपने नेबरिंग कंट्रीज को बहुत बार डोनेशन वगैरह देते हैं, उसी तरह से हो सकता है कोई कंट्री हमें भी ग्रांट्स देती हो, हमें भी डोनेशंस देती हो। तो जब हमारे पास में दूसरी कंट्री से ग्रांट्स और डोनेशंस आ रहे हैं तो उससे भी फॉरेन करेंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल वही यूएसए ने हमें ग्रांट्स दिए, डोनेशंस वगैरह दिए, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, यूएस डॉलर। नेक्स्ट है इनकम रिसीप्ट्स। मान लीजिए हम लोग किसी को हमारी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज मतलब सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो भाई हम हमारी दूसरी कंट्रीज को अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज हमें क्या करेंगी, पेमेंट करेंगी। अब वो पेमेंट भी किस में हो रही है, फॉरेन करेंसी में। तो यहाँ पर भी हमारे पास में फॉरेन करेंसी आ रही है। लास्ट है रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स। आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज के अंदर कुछ जो बच्चे होते हैं वो दूसरी कंट्रीज के अंदर काम करते हैं, ठीक है, कोई जापान काम कर रहा है, कोई कनाडा काम कर रहा है,
तो भाई वो अपनी फैमिली को टाइम टू टाइम पैसे भेजते हैं नहीं भेजते, हर मंथ पैसे भेजते हैं नहीं भेजते हैं। तो वो लोग जब अपनी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं उसे बोलते हैं रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। तो जब कोई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो बंदा जो इंडिया में नहीं रह रहा है बट उसकी फैमिली इंडिया में है, वो अपनी फैमिली को कुछ पैसे भेज रहा है हर महीने हर साल फॉर ए हेल्प, तो उसकी हेल्प से भी क्या हो रही है? फॉरेन करेंसी आ रही है। हालांकि वो चेंज हो जाती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट हमारी कंट्री में तो आ गई ना फॉरेन करेंसी। तो मनी ट्रांसफर्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो बंदा इंडिया में नहीं रहता, एम्प्लॉयड आउटसाइड, जो इंडिया के आउटसाइड काम करता है, वो अपनी फैमिली को अगर पैसा भेज रहा है तो वो भी किसमें आएगा? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करी जाती है और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमारे पास में कहां से होती है। अब दो छोटे छोटे से टॉपिक्स और डिस्कस कर लेते हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो देखिए अब है हमारा टॉपिक डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है हमारी यहाँ पर? रुपीज, ठीक है। तो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी की जब वैल्यू डिक्रीज हो जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि भाई किसी दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हमारे इंडियन रूपी की जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ऐसा होता कैसे है? When demand for foreign currency increases, मान लीजिए यूएस डॉलर की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है, यूएस डॉलर की मार्केट के अंदर डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। भाई यूएसए एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बाकी सारी कंट्रीज उस कंट्री के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, उस कंट्री के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। तो भाई अगर यूएसए के साथ में बिजनेस करना है तो यूएसए की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियस ही बात है यूएसए की करेंसी की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो रही है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स के अंदर, जब भी किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो उस चीज की प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाती है। होता है ना, जब हम किसी चीज की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं बट उस चीज की सप्लाई नहीं है, तो अब प्रोड्यूसर क्या करे? ठीक है, वो क्या करेगा? प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा ताकि हर कोई डिमांड ना करे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब डिमांड जब फॉरेन करेंसी की बढ़ गई, मतलब फॉरेन करेंसी कौन सी मानी हमने? यूएस डॉलर की, जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो वैसे ही यूएस डॉलर की एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। रेट मतलब प्राइस, तो एक्सचेंज रेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो एक्सचेंज रेट जब दूसरी कंट्री की इंक्रीज हुई है, यूएस डॉलर की प्राइसेस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, रेट इंक्रीज हो गई, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। समझते हैं कैसे? भाई पहले एक यूएस डॉलर हमें ₹60 में मिल जाता था, ठीक है, पहले एक यूएस डॉलर हमें ₹60 में मिल जाता था। अब मैंने क्या बताया? यूएस डॉलर की मार्केट में डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। भाई डिमांड जब इंक्रीज हो गई तो उसकी प्राइस अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज, मतलब रेट अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो अब वही यूएस डॉलर हमें कितने रुपए में मिल रहा है? ₹70 में। तो पहले एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते थे? ₹60। अब वो एक यूएस डॉलर पाने के लिए हमें कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं? ₹70। मतलब उस एक यूएस डॉलर के लिए हमें ज्यादा रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी करेंसी की वैल्यू तो गिर गई ना। अभी भी वही 1 यूएस डॉलर आ रहा है, पहले ₹60 में आ रहा था, अब ₹70 में आ रहा है, हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो उसे बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, की हमारी खुद की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई है। अब इसका क्या इफेक्ट होता होगा एक्सपोर्ट्स पर और इंपोर्ट्स पर, वो हम लोग डिस्कस करते हैं जरा। देखो पहले एक यूएस डॉलर से यूएसए का जो बंदा है वो ₹60 का सामान हमारे देश से खरीद सकता था। अब इसी एक यूएस डॉलर से वो हमारे देश का ₹70 का सामान खरीद सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है हमारे एक्सपोर्ट्स तो इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे? भाई पहले वो अपना एक यूएस डॉलर लेकर आता था, एक यूएस डॉलर के बदले उसे ₹60 का सामान मिलता था। अब उसी एक यूएस डॉलर के बदले उसे ₹70 का सामान मिलेगा, मतलब ज्यादा सामान मिल रहा है। वो 1 यूएस डॉलर ही दे रहा है, पहले ₹60 का ही सामान मिल रहा था, अब ₹70 का सामान मिल रहा है, ज्यादा का सामान मिल रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारे देश से ज्यादा खरीदेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। बट हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज होंगे। क्यों डिक्रीज होंगे? भाई पहले एक यूएस डॉलर की चीज खरीदने के लिए हमें ₹60 देने पड़ते थे,
अब वही $1 की चीज खरीदने के लिए हमें 70 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, हमें ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। और जब भी हमें किसी चीज के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है, हमारी डिमांड अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंपोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्री से खरीद के ला रहे हैं, तो हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी क्या है। जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए इन रिलेशन टू करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल $US की मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज हुई तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, मतलब रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब दूसरी कंट्री की रेट इंक्रीज होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन। पहले एक $60 रुपीज का आता था, वही $70 रुपीज का आ रहा है, मतलब वही $1 पाने के लिए हमें ज्यादा रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट। तो भाई इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि उन्हें वो चीज हमारी सस्ते में मिल जाएगी। वहीं हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वही $US पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिशिएशन एकदम डेप्रिशिएशन का ऑपोजिट है। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, कि भाई जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, उसे हम लोग बोलेंगे एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल $US की जो मार्केट के अंदर डिमांड है, वो डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। मान लीजिए यूएसए के अंदर कोई क्राइसिस चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी सी डूब रही है, नीचे जा रही है, तो कोई दूसरा देश उस देश के साथ में ट्रेड, उस कंट्री के साथ में बिजनेस नहीं करना चाहेगा। इन दैट केस वहां की करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि भाई जब डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइसेस अपने आप चीजों की डिक्रीज हो जाती है। किसी चीज की अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता उस चीज को, तो वो चीज अपने आप सस्ती हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो वही ये डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी की जो रेट है वो डिक्रीज हो गई, मतलब $US की जो प्राइसेस है वो डिक्रीज हो गई। और जब किसी दूसरी कंट्री की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, जब कोई फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, उल्टा होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। जरा समझते हैं कैसे। पहले एक $US आता था सपोज ₹70 का, अब वही $US हमें ₹60 में मिल जाता है, तो भाई हमारे लिए तो अच्छा है ना। पहले वो एक $US पाने के लिए हमें 70 रुपए देने थे, अब वही $US पाने के लिए हमें सिर्फ 60 रुपीज ही पे करने पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम तो खुश है ना इस चीज से। तो इसीलिए बोला जाता है, इसे कहते हैं कि हमारी इंडियन करेंसी, हमारा इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई है, एप्रिशिएट, बढ़ गई। अब देखते हैं इसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे क्या फर्क पड़ता होगा। भाई इससे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। समझते हैं कैसे। भाई पहले ये एक बाहर वाला बंदा, अंग्रेज, पहले ये एक $US में हमारे यहाँ के ₹70 तक का सामान ले लेता था। अब इसी एक $US में ये सिर्फ 60 रुपीज तक का ही सामान ले सकता है। मतलब पहले वो अपना एक $US लेता था तो हमारे यहाँ से 70 रुपए का सामान खरीद लेता था, अब वही एक $US ले रहा है बट सिर्फ 60 रुपीज का सामान मिल रहा है। दिमाग लगाएगा या नहीं लगाएगा कि यार मैं क्यों खरीदूं, पहले तो ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो वो हमसे नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा मतलब कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। बट उल्टा हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत खुश हैं इस वक्त, हम बहुत खुश हैं। पहले हमें $1 तक का सामान मिलता था 70 रुपीज पे करने पर, बट अब हमें $1 तक का सामान मिल जाता है सिर्फ 60 रुपीज ही पे करके। तो भाई $1 तक का सामान खरीदने के लिए जहां 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ 60 रुपए ही देने पड़ रहे हैं, कम पे करना पड़ रहा है। तो हम तो खुश होंगे ना। हम खुश होके क्या करेंगे, हमारे इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इफेक्ट होता है डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन का। तो आज वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, अभी फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करी जाती है और इसकी सप्लाई कहां से हो रही है, प्लस एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लस बिजनेस स्टडीज की वीडियोस भी अपलोड हो रही है, आप चाहो तो बिजनेस स्टडीज भी पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।